हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है फिर से अपना चैनल सुजय पाठक जी में। और आज हम लोग सेट नंबर 9 चलेंगे और 8 सेट पहले डाला जा चुका है, उसे जाइए देखिए और कैसा लगा ज़रूर बताइए। और हम लोग पर डे कितना 30 क्वेश्चन का सेट चला रहे हैं, जो सिर्फ सामान्य ज्ञान के लिए है, जो रेलवे के लगभग सभी एग्जामों के में पूछा गया है। ये सभी क्वेश्चन PYQ से लिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बनाते हैं और कितना बनता है वो अपने आप में जज कीजिए कि कितना बना पा रहे हो। ठीक है, चलिए तो हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न हम लोग को क्या करा कि एक मजदूर भूमि से 15 kg का सामान लेता है। ठीक है, एक मजदूर है जो भूमि से 15 kg का सामान लेता है और उसे भूमि से 1.0 मीटर ऊपर वो अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें, जिसमें जी बराबर दिया हुआ है। ठीक है, मतलब भूमि पर से वो 15 kg का वजन उठाया। वो कितना ऊपर उठाया? तो 1 मीटर ऊपर उठाया। ठीक है, तो कार्य हम लोग को निकालना है। चलिए निकालते हैं इसको कि कार कैसे निकलेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ कि वस्तु का भार दिया हुआ है। ठीक है, और ऊंचाई भी दिया हुआ है। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण भी हम लोग को दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। तो हम जानते हैं कि वर्क वाला फॉर्मूला सबको याद है, डब्ल्यू बराबर mgh। ठीक है, mgh इसमें लगा देंगे तो कितना होगा? तो 10 द्रव्यमान कितना है? तो 15 kg। कितना हो जाएगा? 15 kg गुना में हम लोग का जी का मान दिया हुआ है 10, गुना में और हम लोग का ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 1 मीटर। ठीक है, कितना दिया हुआ है? 1 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो हम लोग गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा? तो गुना करने के बाद आएगा 150 जूल। कितना हो जाएगा? 150 जूल। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो जाएगा, 150 जूल। ठीक है, नंबर बी क्या होगा? सही हो गया। चलिए अगले प्रश्न के चलते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो वह बल द्वारा किया गया कार्य होगा। तो कार्य जो क्या करा है कि विस्थापन जो प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो, मतलब विस्थापन जो हो रहा है वो बल की दिशा के लंबवत हो रहा है। ठीक है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, ये हम लोग का क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए क्या करते हैं? तो जब अगर लंबवत हो जाए तो हम लोग को देना है कि थीटा का मान क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, थीटा का मान क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो फॉर्मूला हम लोग को पता है कि डब्ल्यू बराबर बल गुना विस्थापन हो जाएगा। बल गुना विस्थापन, विस्थापन इंटू कोस थीटा, कोस थीटा। ठीक है, बल गुना विस्थापन इंटू कोस थीटा। तो अगर बल छोड़ दिए, बल जो कहते हो विस्थापन, और कोस थीटा, तो थीटा का मान कितना हो गया? तो 90 डिग्री। 90 90 डिग्री तो कोस 90 का मान क्या होता है? तो 90 का मान जीरो होगा, तो जीरो से सब गुना होता है, क्या हो जाएगा? तो हम लोग को जीरो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वर्ग कितना होगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है, कार्य कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है, कार्य कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न के चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। मैंने किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? तो प्रयुक्त बल पर। तो बल तो होना ही चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला में जानते हैं कि बल कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। ठीक है, तो वस्तु के द्रव्यमान विस्थापन, विस्थापन भी होगा क्योंकि बल बल गुना विस्थापन में गुना करते हैं। बल और विस्थापन के बीच का कोण कौन होता है? कोस थीटा जो हम लोग लगाते हैं, कौन भी हो जाएगा। यहाँ कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बल का द्रव्यमान। द्रव्यमान से हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन जो पूछ रहा था कि कार्य जो है वो किस पर निर्भर नहीं करता है, तो बल वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। क्या करता है? तो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। चलिए अगले प्रश्न के चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य कर सकता है? निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य कर सकता है? इसका आंसर दीजिए। ठीक है, इसका आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि उठा हुआ हथौड़ा, एक चली हुई गोली, या फिर सी तेजी से आता हुआ पत्थर, या डी एक घूमता हुआ पहिया। तो ये क्वेश्चन पहले भी आया था, तो इसका आंसर आप लोग को पता होना चाहिए कि एक चली हुई गोली जो अधिक कार्य करेगी। क्या करेगी? एक चली हुई गोली जो होती है वो अधिक कार्य करेगी। ठीक है, ये सारे जो ऑप्शन दिए हैं इसमें वेग कम है, इसमें वेग सबसे अधिक है। ठीक है, जो गोली चलती है उसमें वेग सबसे अधिक है, इसलिए कार्य सबसे अधिक कौन करेगा? तो बी करेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है? अगला प्रश्न करा है कि एक मजदूर 10 kg का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किया गया काम की गणना कीजिए। तो सर पर रखता है, इसका मतलब ये नहीं कि जीरो कर दीजिएगा। सामान पर किया गया कार्य पूछ रहा है। ठीक है,
आदमी द्वारा किया गया कार्य नहीं पूछ रहा, सामान पर किया गया कार्य। तो चलिए आगे पर आंसर बनाते हैं। तो यह कहते हैं मान हमको दिया हुआ है, उठावा है, ऊंचाई भी दिया हुआ है और जी का मान भी दिया हुआ है। तो आप लोग को याद होना चाहिए कि बार का बराबर फार्मूला होता है डब्ल्यू बराबर एम जी एच, एम जी एच। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10 kg, द्रव्यमान 10 kg हो जाएगा। जी का मान दिया हुआ है 10 गुना में एच का मान दिया हुआ है 1.2। तो इसको तोड़ेंगे तब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा 10। तो एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना 120, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 120 जूल। तो 120 जूल हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा आंसर 120 जूल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है रिक्त स्थान कार्य कहलाता है, मतलब कार्य का जो फॉर्मूला आपको याद होगा तो ये बन जाएगा। ठीक है, तो कार्य का फॉर्मूला क्या होता है बल गुने विस्थापन। तो कहाँ है बल गुने विस्थापन, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही हो जाएगा, बल गुने विस्थापन। ठीक है, कार्य क्या होता है तो बल गुने विस्थापन। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी भी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है और उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है। मतलब हम लोग को वर्क दिया हुआ है, डब्ल्यू बराबर दिया हुआ है 56 जूल। ठीक है, और एफ बराबर दिया हुआ है हम लोग को, मैंने बल बराबर दिया हुआ है 7 न्यूटन। तो हम लोग क्या क्या ज्ञात करना था, विस्थापन ज्ञात करना। तो क्या होता है कार्य बराबर बल गुने विस्थापन, बल गुना विस्थापन। तो बल कार्य कितना है 56, बल कितना है 7 और गुना डी। इधर इधर गुना में है तो इधर जाके भागा में हो जाएगा। तो 56/7 बराबर टी, 7 तो 8 56, मतलब डी का मान क्या हो जाएगा 8। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 8 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 8 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 8 मीटर। तो विस्थापन कितना हुआ 8 मीटर हो गया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो 8वां नंबर प्रश्न कर रहा है 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु को पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होता है, तो किया गया कार्य क्या होगा। मतलब हम लोग को क्या दिया हुआ है, बल दिया हुआ है 10 न्यूटन। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है कि विस्थापन हम लोग को दिया हुआ है डी बराबर दिया हुआ है कितना 5। ठीक है, 5 मीटर। तो हमको कार्य निकालना था, तुरंत फॉर्मूला बताया वर्ग बराबर एफ इंटू डी, माने बल गुना विस्थापन थे। इसको फॉर्मूला बैठाए तो क्या हो जाएगा 10 गुना 5, कितना हो जाएगा 50। तो कितना हो जाएगा ऑप्शन 50 जूल। ठीक है, क्या हो जाएगा 50 जूल, आंसर क्या हो जाएगा 50 जूल। चलिए अगले प्रश्न के चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है, अगला प्रश्न करा है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है। तो इसमें सबसे पहले द्रव्यमान तो छोड़ दीजिए कि द्रव्यमान वाला जो नहीं हुआ, कार्य में कोई द्रव्यमान का कोई लेना देना नहीं है। विस्थापन होता है, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला पढ़े कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। फिर बल और विस्थापन के बीच का कोण कोस थीटा बराबर भी जानते हैं हम लोग। और प्रयुक्त बल पर, तो बल जानते ही हैं कि बल उसमें होता है बल गुना विस्थापन पर। कितना होगा ए बी सी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ए बी सी तीनों सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न कर रहा है कि 10 नंबर प्रश्न, 10वां प्रश्न कर रहा है यदि बल F बराबर 0 इसलिए किया गया कार्य क्या होगा। तो आप जानते हैं कि फार्मूला पर डायरेक्ट बैठा दीजिए F इंटू डी। अगर F बराबर 0 दिया हो तो इसमें गुना डी से, कितना भी डी से किया गया तो ये 0 ही होगा, तो कार्य भी क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो जाएगा, कार्य क्या हो जाएगा शून्य। ठीक है, चलिए अगले पास की चलते हैं। तो अगला पास क्या करेगा 11 नंबर, एसिटिक एसिड के 1 मोल में ऑक्सीजन के परमाणु मौजूद होते हैं। एसिटिक एसिड के 1 मोल में ऑक्सीजन के परमाणु मौजूद होते हैं, इसका बताना है। तो एसिटिक एसिड का सूत्र क्या होता है, तो एसिटिक एसिड का सूत्र होता है CH3COOH। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है कि एसिटिक एसिड के 1 मोल में ऑक्सीजन के परमाणु मौजूद होते हैं। तो ऑक्सीजन कितना है, तो एक दो, कितना है 2 ऑक्सीजन है। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही होगा। अरे इसी में पूछा था कि कार्बन के कितना है, तो कार्बन 1 और 2, कार्बन भी 2 हो जाएगा। और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, तो 3 यहाँ है और 1 4, 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, 4 हाइड्रोजन परमाणु हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है, सोडियम के 69 ग्राम में सोडियम के 3 मोल होते हैं। 69 ग्राम में 3 मोल होते हैं। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा। सोडियम का हम लोग का परमाणु द्रव्यमान निकालना है। ठीक है,
तो हम लोग देखते हैं तो सोडियम का परमाणु दर क्या होगा। तो यहाँ फॉर्मूला लगता है परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए तत्व का कुल द्रव्यमान बटे मूल संख्या। ठीक है, तो हम लोग को मोल दे रहा है तत्व का कुल द्रव्यमान। तत्व का कुल द्रव्यमान कितना है तो 69। ठीक है, और मोल की संख्या कितनी है 3। 3 से भागा दिए कितना होगा 3 दूना 6 और 3 तिया का 9। तो हमारा आंसर क्या जाएगा सी। तो इसका फॉर्मूला याद रखिएगा कि परमाणु द्रव्यमान बराबर तत्व का कुल द्रव्यमान बटे मूल संख्या। तत्व का कुल द्रव्यमान बटे मूल संख्या इसका फॉर्मूला हो जाएगा। चलिए आगे क्यों चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा। अगला प्रश्न करा 13 नंबर प्रश्न। हीलियम के 64 ग्राम में कितने मोल मौजूद होते हैं। हीलियम के 64 ग्राम में कितने मोल मौजूद होते हैं। तो हीलियम का अणु कितना होता है। तो हीलियम का होता है परमाणु संख्या 2। इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा तो 4। ठीक है, और पूछ क्या रहा है कि मोलों की संख्या पूछ रहा है 64 ग्राम। तो 64 ग्राम में मोलों की संख्या है तो कितना है 4। एक एक अणु में कितना हो जाएगा तो 4। 4 से भागा दे देंगे 64 में। ठीक है, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा कि हीलियम मतलब मोलों की संख्या बराबर ग्राम में भार बटे अणु या परमाणु भार। ठीक है, तो हम लोग को अणु या परमाणु भार कितना 4। तो 4 से भागा दे दीजिए कितना होगा 4 एकम 4 और एक इसके बाद 2 गया था 4 छक 24 16 मोल। क्या हो जाएगा इसका आंसर 16 मोल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर इसका आंसर होगा 16 मोल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की चलते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि नाइट्रिक एसिड की 63 ग्राम मात्रा में कितने अणु मौजूद हैं। नाइट्रिक एसिड की 63 ग्राम मात्रा में कितने अणु मौजूद हैं वो क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड की फार्मूला क्या होता है तो HNO3 होता है HNO3। ठीक है, तो इसका निकालना है हम लोग को अनुभार आगे। तो अनुभार निकालने के लिए हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होगा 1 प्लस में नाइट्रोजन 7 परमाणु संख्या होता है तो इसका लगभग दूना 7 दूनों का 14 इसका द्रव्यमान होता है तो 14 प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो होता है वो उसका परमाणु संख्या 8 होता है और परमाणु द्रव्यमान उसका 16 होता है। तो यहाँ ऑक्सीजन 3 है तो 16 गुना 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 16 गुना 3। ठीक है, तो इसको निकालिए तो 1 प्लस 14 प्लस 16 पैंतीस 16 दिया 48। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 63। ठीक है, 63 आ गया। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है कि मोलों की संख्या निकालना हमको नाइट्रिक एसिड के 63 ग्राम में। ठीक है, तो पदार्थ तो इसका फॉर्मूला है मोल की संख्या पदार्थ का ग्राम में भार तो कितना था 63 ग्राम। 63 हम लोग देखेंगे 63 ग्राम। ठीक है, बट्टा में उसको एक अनुभार जो एक अनुभार जो हम लोग निकाले अभी इसका वो 63 ग्राम। ठीक है, तो 63 से 63 क्या हो जाएगा कट जाएगा। ठीक है, 63 से 63 कट जाएगा कितने बार में एक बार में। तो हम लोग पहले पढ़े थे कि एक मोल का वैल्यू कितना होता है। तो एक मोल का वैल्यू होता है 6.022 गुना 10 के पावर 23। क्या होता है 6.022 गुना 10 के पावर 23। इसमें देखिए कौन है 6.022 गुना 10 के पावर 26 नहीं 26 नहीं है। ये ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6.02 गुने 10 के पावर 23। एक मोल में कितना अणु होता है तो 6.022 गुना 10 के पावर 23 एवोगाड्रो के नियम के अनुसार। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगले पास क्या करा अगला पास करा कि 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल होते हैं। 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल होते हैं ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला हम जान देते हैं। तो H2SO4 क्या होता है H2SO4। ठीक है, H2SO4 हो गया जिसका अनुभार निकाले तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है 1। यहाँ पर 2 है तो गुना कर देंगे तो 1 गुने 2 तो कितना हो जाएगा 2 प्लस में। ठीक है, फिर सल्फर का कितना होता है तो सल्फर का होता है 16। 16 का दुगुना कितना होगा 32। ठीक है, उसी प्रकार से ऑक्सीजन ऑक्सीजन को हम लोग जानते हैं कि 8 परमाणु संख्या 8 और उसका द्रव्यमान संख्या कितना होता है 8। 8 का दुगुना तो 8 दूनी के 16 तो यहाँ 16 हो जाएगा और गुना में कितना करा 4 है तो इस बार 4 से गुना हो जाएगा। इसको आगे बढ़िए तो 2 प्लस 32 प्लस 16 चौका क्या होता है 64। ठीक है, 16 चौका क्या था 64। इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 98। ठीक है, और पूछ क्या रहा है कि 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल होते हैं। तो 25 ग्राम में निकालना है तो 25/98। ठीक है, क्या हो जाएगा 25/98।
98, जिसमें कहा था पदार्थ का ग्राम में भर और पदार्थ का अनुभार। तो पदार्थ का अनुभार हम लोग का 98 था और ग्राम में भर कितना दिया हुआ है 25। तो बटा में कर दिए। अब इसको भाग देंगे तो भाग देने के बाद आपको आंसर आएगा कितना 0.225। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा 0.225 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कहा है 16 नंबर प्रश्न, किसी भी पदार्थ के एक अणु में 6.023 गुना 10 का पावर 23 कण शामिल है। यदि CO2 में 3.0115 गुने 10 के पावर 23 कण मौजूद है तो CO2 के अणु की संख्या क्या होगी। ठीक है, CO2 की अणु की संख्या पूछ रही है। तो एवोगाड्रो संख्या के अनुसार दिया हुआ है क्या 6.023 गुना 10 के पावर 23। ठीक है, और एक दिया CO2 का कितना दिया हुआ है, CO2 का दिया हुआ है, CO2 का दिया हुआ है क्या 3.0115 गुना 10 के पावर 23। ठीक है, वो दिया हुआ। अब इसका में फॉर्मूला क्या रहेगा कि अगर हम लोग को मोल की संख्या निकालना है, ठीक है, अणुओं की संख्या निकालना है, तो उसमें होगा कि दिए गए कणों का संख्या बटे अवगार्दों का संख्या। मतलब दिया गया कण कितना है तो 3.0115 गुना 10 के पावर 23। ठीक है, और बट्टा में दिए गए अणुओं की संख्या बटे एवोगार्दो की जगह। तो एवोगार्दो कौन वाला दिया हुआ है तो 6.023 गुना 10 के पावर 23। तो 10 के पावर 23 से तो 10 से पावर 23 खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसको से अगर जीरो हटाएंगे तो ऊपर बनेगा दो, दो चार, नीचे बनेगा तीन। तो हम लोग को क्या होगा कि नीचे तीन बनेगा ऊपर दो, तो यहाँ पर 10 वैसे बच जाएगा पॉइंट हटाने के बाद। ठीक है, नीचे। अब इसको अगर काटते हैं तो इससे हम लोग इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा 5 बार में। कितना बार में 5 बार में, और ये 10 बजा तब कितना हो जाएगा तो 0.5। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही होगा। ठीक है, इसको 5 दूना काट देते, देखो 5 दूना 10, तो आया कितना 1/2। मतलब इसका अर्थ क्या हो जाता है 0.5। ठीक है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा 0.5। तो ऑप्शन नंबर 0.5 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले पास के चलते हैं। तो अगला पास कह रहा है कि SO2 के 0.6 मोल में सल्फर के कितने परमाणु मौजूद हैं। SO2 के 0.6 मोल में सल्फर के कितने परमाणु मौजूद हैं। यानी इसमें पूछ रहा है कि सल्फर के कितना परमाणु है, ये हम लोग को बताना है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो एक मोल में सल्फर के परमाणु कितना होगा, तो एक मोल में एवोगार्डो के अनुसार जानते हैं हम लोग 6.022 गुना 10 के पावर 23 होता है। ठीक है, सल्फर का एक अणु में। ठीक है, लेकिन अब पूछ रहा है कि सल्फर SO2 में 0.6 मिल में। तो इसको में देखते हैं तो क्या हो जाएगा। तो इसी को क्या कर देंगे कि सल्फर का दिया हुआ है और इसको में हम लोग मोल है तो इसको गुना कर देंगे। तो गुना इसी में गुना हो जाएगा कितना तो 0.6। ठीक है, 0.6 से अगर गुना करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, तो गुना करिए इसको इससे तो क्या होगा 3.6132 गुना 10 के पावर 23। ठीक है, क्या हो जाएगा 10 के पावर 23, इतना आंसर आएगा। ठीक है, तो इसमें आंसर है 3.613 गुना 10 के पावर 22। ये 22 दिया हुआ है। चलिए तो इसी को मान लेते हैं 23 कर दीजिए और इसी को आंसर मार देते हैं बी, बी नंबर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगले पास की ओर क्या करा है, ऐसे आयोग द्वारा इसको आंसर बी ही दिया गया था। ठीक है, आयोग द्वारा इसका आंसर बी ही दिया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है, अगला प्रश्न कह रहा है 18 नंबर कि हीलियम में 54 ग्राम में कितने मोल मौजूद हैं। हीलियम में 54 ग्राम में कितने मोल मौजूद हैं। तो हम लोग को आगे याद करना है कि हीलियम में कितना मोल होता है तो Hg। हीलियम परमाणु द्रव्यमान इसका कितना हो जाएगा तो 4। ठीक है, 4 ग्राम, तो 54 ग्राम में कितना हो जाएगा 54/4। 4 एकम 4, एक क्या तो 4 तिया 12, 13.4 × 5 = 20, 13.5 इसका हो जाएगा। ठीक है, 13.5 मोल इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं।
अगला प्रश्न है 20 नंबर, CO2 के 10 मोल्स का द्रव्यमान कितना होता है? तो यहाँ पर CO2 का यहाँ द्रव्यमान से क्या निकालना पड़ेगा, क्योंकि दोनों अलग है। तो कार्बन का देखिए, कार्बन का क्या होता है, तो कार्बन होता है 6, 6 दूना 12, ठीक है। प्लस में ऑक्सीजन का होता है 8, 8 दूनी के 16, और यहाँ पर 2 है तो 16 दूनों का 32। दोनों को जोड़ने के बाद कितना होता है, तो दोनों को जोड़िए तो 2 2 4 और 3 1 4, 44, ठीक है। तो पूछ रहा है 10 मोल्स का द्रव्यमान कितना होता है। तो 10 मोल्स का द्रव्यमान पूछ रहा है, तो 10 मोल का द्रव्यमान में इसको हम गुना कर देंगे, गुना 10 कितना हो जाएगा, 440। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 440, ठीक है। ये जो हम लोग 44 निकाले वो 1 मोल का है, ठीक है। और पूछ रहा है हमको 10 मोल का, था फिर क्या किया, 10 से गुना कर दिए, ठीक है। आगे चलते हैं, तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन है। एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन है, ये हम लोग को बताना है, ठीक है। चलिए तो आप लोग बताइए कि इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी जो कोशिका होती है कौन होती है, तो न्यूरॉन होती है। सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है, न्यूरॉन होती है, ठीक है। चलिए तो न्यूरॉन के बारे में कुछ जान जाते हैं कि जानवरों या जीवों के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन तंत्रिका होता है, ठीक है। क्या होता है, न्यूरॉन या तंत्रिका तंत्र होता है, ठीक है। यह तंत्रिका तंत्र में स्थित एक उत्तेजनीय कोशिका, ठीक है। यह क्या है, उत्तेजनीय कोशिका है। इस कोशिका का कार्य मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान करना या विश्लेषण करना होता है, ठीक है। मस्तिष्क के लिए जो कार्य करता है वो न्यूरॉन करता है, ठीक है। तंत्रिका कोशिका में कोशिकीय विभाजन नहीं होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, तंत्रिका कोशिका जो होती है उसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है, ठीक है। तो ये एक बार जब खराब हो जाता है तो ये दोबारा बन नहीं पाता है, ठीक है। लेकिन स्टेम कोशिका जो होती है, स्टेम कोशिका जो जानते समय बच्चा जब बनने का प्रक्रिया शुरू होता है तो उस समय मिलता है, या फिर बच्चे के नाभि में स्टेम सेल पाया जाता है, ठीक है। बच्चे के नाभि जो नवजात बच्चा होता है उसके नाभि में पाया जाता है, ठीक है। उससे उसको से प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। चलिए अगले की ओर चलते हैं, तो आपके पास क्या करा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है। तो जल, शैवाल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, क्या होगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जल, ठीक है। क्या होगा, जल। चलिए कुछ जान जाते हैं इसके बारे में। तो कोशिका सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका जो होती है वो सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। कुछ सजीव जैसे जीवाणुओं के शरीर एक ही कोशिका का बना होता है। जैसे जीवाणु का शरीर होता है वो एक कोशिका का बना होता है, उन्हें एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। जबकि कुछ सजीव जो होते हैं, जो मनुष्य हो गया, मनुष्य का शरीर या अनेक कोशिका से बना होता है, ठीक है। जिसे बहुकोशिकीय भी कहा जाता है। जो मनुष्य का शरीर होता है वो अनेक कोशिकाओं से बना था, इसलिए बहुकोशिकीय कहा जाता है, ठीक है। कोशिका के भीतर बहुत सारी संरचना पाई जाती है, जिसमें क्या क्या होता है, तो केंद्रक एवं केंद्रिका होता है, ठीक है। और जो होता है कोशिका में केंद्र क्या क्या पाया जाता है, केंद्रक, केंद्रिका होता है, जीव द्रव होता है, गोल्जिका होता है, कण सूत्र होता है, अंतर द्रव्य जालिका होता है, गुणसूत्र होता है, राइबोसोम होता है, सेंट्रोसोम होता है, लवक होता है, ठीक है। अच्छा इसमें देखा जाए तो जीव द्रव में जल की मात्रा लगभग 80%, ठीक है। जीव द्रव जो होता है उसमें जल की मात्रा कितना होता है, तो 80% होता है। प्रोटीन 15%, वसा 3%, कार्बोहाइड्रेट 1% और कार्बनिक लवण 1% होता है, ठीक है। ये सब याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा क्या पाया था, तो जल पाया जाता है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है, 23 नंबर प्रश्न करा है कि कोशिका प्रकार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है, ठीक है। कोशिका में जो प्रकार्यात्मक क्रिया होती है, फंक्शनल क्रिया जो होती है, उसका नियंत्रण कौन करता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। चलिए हम लोग इसको जवाब दीजिए। तो इसका जवाब क्या होगा, ये होता है केंद्र के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है, तो केंद्र के द्वारा किया जाता है। कोशिका का जो जितना भी फंक्शनल काम होता है वो केंद्रक के द्वारा किया जाता है, ठीक है। चलिए इसके बारे में कुछ जान जाते हैं। तो कोशिका प्रक्रियात्मक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्रक द्वारा किया जाता है, ठीक है। कोशिका केंद्रक के में कोशिका के अधिकांश अनुवांशिक पदार्थ होता है, ठीक है। कोशिका का जो केंद्रक होता है उसमें क्या होता है कि कोशिका का अधिकांश जो अनुवांशिक पदार्थ होता है वो इसी में होता है, ठीक है। जो क्रोमोसोम बनाने के लिए हिस्टोन्स जैसे प्रोटीन की एक विशाल विविधता के साथ कई लंबे रैखिक डीएनए अणुओं के रूप में संगठित होते हैं, ठीक है। जो क्रोमोसोम बनाने के लिए रहता है तो डीएनए के रूप में होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला आगे करा है कि इन गुणसूत्रों के भीतर जीन कोशिका के परमाणु जीनोम है, ठीक है। जो जीन कोशिका का परमाणु जो होता है जीनोम भी इसी में पाया जाता है, ठीक है।
और कोशिका फंक्शन को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के से संरक्षित हैं। नाभिकीय जीन का अखंडता को बनाए रखता है और जीन की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करके कोशिकाओं की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। ठीक है, जीन को जो नियंत्रित करता है, जीन और कोशिका को नियंत्रित करता है। जीन के अभिव्यक्ति को नियंत्रित करके कोशिकाओं की गतिविधियों को क्या कहता है, नियंत्रित करता है। इसलिए नाभिक सेल का नियंत्रक केंद्र है, मतलब नाभिक जो है वो कोशिका का नियंत्रक केंद्र होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है, इस सूत्रीय विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि सूत्रीय विभाजन के चरण का नाम बताइए, मतलब कौन सा चरण है जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर अब आप लोग जान गए होंगे। तो चलिए हम लोग बताते हैं कि ऑप्शन नंबर सी मेटाफेज में होता है। क्या होता है, मेटाफेज में होता है। ठीक है, सूत्रीय विभाजन मुक्तः जनन कोशिकाओं के अतिरिक्त सभी जीववाही कोशिकाओं में होता है। जो सूत्रीय विभाजन जो होता है वो जनन कोशिका के अतिरिक्त जीवित कायी कोशिकाओं में भी होता है। ठीक है, जीवित जो कायी कोशिका होता है उसको में भी होता है। देखिए, सूत्रीय विभाजन प्रक्रिया के अंतर्गत मुख्यतः एक कोशिकीय जीवों का ही जो एक कोशिकीय जीव होता है, जीवधारियों का, उसका ही जन्म होता है। ठीक है, सूत्रीय विभाजन की प्रक्रिया के अंतर्गत क्या होता है, तो एक कोशिकीय जीव का ही जनन होता है। ठीक है, बहुकोशिकीय जीवों में वृद्धि होता है। ठीक है, बहुकोशिकीय जीवधारियों में वृद्धि होता है। जीवधारियों में सूत्रीय विभाजन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। पौधे में सूत्रीय विभाजन मुख्यतः विभाज्योतक कोशिकाओं में होता है। ठीक है, तो पौधों में जो सूत्रीय विभाजन जो होता है वो कहाँ होता है, तो विभाज्योतक कोशिकाओं में होता है। ठीक है, जो किसमें होता है, तो विभाज्योतक कोशिकाओं में सूत्रीय विभाजन होता है। ये कोशिकाएं जड़ या तने के शीर्ष पर स्थित रहती है। जैसे में क्या होता है, ये जो पेड़ जो होता है उसके शीर्ष या तने में जो विभाज्योतक जो होता है कोशिका उसमें मौजूद होता है। जैसे शीर्ष में रहेगा तब कोशिका विभाजन होगा तो लंबाई बढ़ता है पेड़ पौधे का। ठीक है, और तना में रहेगा तो वहाँ विभाजन करके उसकी मोटाई बढ़ाएगा। ठीक है, चलिए आगे आगे से क्या कह रहा है, इस सूत्रीय विभाजन प्रक्रिया के मेटाफेज चरण के दौरान विभाजित कोशिका के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेटाफेज। ठीक है, चलिए आगे के चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि पादप कोशिकाओं में मौजूद रिक्त स्थान की मात्रा संचालन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देता है। ठीक है, तो क्या चीज़ मौजूद होता है जो संचालन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देता है। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जल। जल जो होता है पादप कोशिकाओं में मौजूद जल की मात्रा जो होता है वो संचालन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं को संरचना में परिवर्तन कर देता है। क्या कहता है, कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देता है जल। चलिए आगे के चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा, अगला प्रश्न करा 26 नंबर, पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है, पौधों को ऊर्जा की आवश्यकता कम क्यों होती है, सिर्फ क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन चलिए पढ़ते हैं। तो ऑप्शन ए कह रहा है क्योंकि उनमें अत्यधिक मृत कोशिका पाई जाती है। ऑप्शन बी कह रहा है क्योंकि वे केवल ऊंचाई में बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है क्योंकि वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। या डी कह रहा है क्योंकि वे ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही। ठीक है, क्योंकि उसमें अत्यधिक मृत कोशिका पाई जाती है। ठीक है, क्या होता है, पौधों को पौधों को पौधों में क्या पाया जाता है, अत्यधिक मृत कोशिका पाया जाता है। ठीक है, चलिए इसमें कुछ लिखा हुआ है भी पढ़ लेते हैं कि पौधों को जानवरों की अपेक्षा कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, पौधों को क्या होता है, जानवरों की अपेक्षा कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए क्योंकि पौधों के शरीर में जैसी कई मृत कोशिकाएं पाई जाती है जिसमें किसी भी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही पौधों को जानवरों की तरह भोजन व आश्रय की तलाश में जाना नहीं पड़ता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब पौधा जो होता है वो कहीं ट्रैवलिंग नहीं कर सकता है, घूम नहीं सकता है, तो ऊर्जा उसका ऐसे ही बचा हुआ है। ठीक है, दूसरा नंबर है कि उसमें मृत कोशिका ज़्यादा पाया जाता है, तो मृत कोशिका जो जो है उसको ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है। इसलिए क्या होता है कि सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है पौधों को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या रहा है कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है। चलिए पढ़ते हैं, ऑप्शन में क्या कह रहा है, क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिकाओं की रक्षा करती है। बी कह रहा है कि क्योंकि पादप कोशिकाएं सजीव होती है। या सी कह रहा है क्योंकि पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली नहीं होती है। या डी कह रहा है क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए उसकी आवश्यकता होती है।
देखिए ऑप्शन नंबर डी तो गलत हो जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण में इसका कोई आवश्यकता नहीं होता है, ठीक है। फिर क्या करा, क्योंकि पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली नहीं होती है, पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली होती है, ठीक है, लेकिन कोशिका भित्ति होती है। चलिए क्या, क्योंकि पादप कोशिका सजीव होता है, पादप कोशिका सजीव होता है, ये कोई अच्छा उदाहरण नहीं है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। तो पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों पाया जाता है, तो क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारकों के पादप कारकों से पादप कोशिका की रक्षा करता है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा, अगला प्रश्न करा और 28 नंबर प्रश्न, 28 नंबर प्रश्न करा, कोशिकाओं के केंद्रक के अतिरिक्त निम्न में से किन दो कोशिकाओं में के अपने डीएनए या राइबोसोम होता है। माने कोशिकाओं के केंद्रक के अतिरिक्त जो अन्य जो है उसको में जिसमें डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है उसके बारे में बताना है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, किसमें पाया जाता है। तो पहले भी हमने क्वेश्चन को बताया था कि केंद्रक और लवक और माइटोकॉन्ड्रिया कितना, केंद्रक और लवक और माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। केंद्रक लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, ठीक है। केंद्रक लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, ये बात याद रखिएगा। चलिए आगे क्या चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि पादप कोशिकाओं में श्वसन क्रिया जिसमें वे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और भोजन से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, कहाँ कहाँ होता है। तो मैंने जो ये क्रिया जो रहा है वो कहाँ होता है, सो पूछ रहा है। तो ऊर्जा की उत्पादन कहाँ होती है, तो हम लोग सबको जानते हैं कि ऊर्जा का उत्पादन कहाँ होता है, तो ये होता है ऑप्शन नंबर डी माइट्रोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है, तो ऑप्शन नंबर डी माइट्रोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। ऊर्जा का उत्पादन कहाँ होता है, तो माइट्रोकॉन्ड्रिया में होता है। चलिए आगे फिर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है, और आज के लिए लास्ट प्रश्न है कि अपशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिका के अंदर कहाँ संचित किया जाता है। अपशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिका के अंदर कहाँ संचित किया जाता है, ये हम लोग को पूछ रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कहाँ, तो राजधानियों में कहाँ किया जाता है, तो राजधानी में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, तो राजधानी में किया जाता है। अच्छा, राजधानी जो है कहाँ पाया जाता है, तो जंतु और पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, तो जंतु और पादप कोशिका के कोशिका द्रव में राजधानी पाया जाता है, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, पढ़ते रहिए और देखते रहिए, और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरों को शेयर भी कीजिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।